तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम टाइम सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमने सैम्पलिंग किए थे पीछे। और देखिए, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तब तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको मौका भी मिलेगा कि हम क्या क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब जो है ना, पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले करवा दूंगा जो आपके जितने भी एग्जाम्स में आए हैं, या फिर हमारे जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूले बन रहे हैं भाई। कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं वो मैं सारे आपको एक साथ ही लिखवा दूंगा एक ही पीडीएफ में। तो क्या है कि बाद में आपको जो है रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी उन फॉर्मूलों को। ठीक है, तो हम फिर वो न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता चलता रहेगा भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे तो हमें मिलान करना है। अपनीति दिया हुआ है, मौसमी घटक, चक्रीय घटक, यादृच्छिक घटक, चल मूविंग एवरेज दिया हुआ है, वेरिएंट डिफरेंस, हार्मोनियल दिया हुआ है और आपको श्रृंखलित अपेक्षिक पद्धति दी हुई है। तो सबसे पहले तो अपनीति में तो ये हो जाएगा चल माध्य पद्धति। मौसमी घटक की हम बात करें श्रृंखलित अपेक्षिक पद्धति। चक्रीय की अगर हम बात करेंगे तो ये हार्मोनिक जो है आपकी एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ए के अंदर 4 है और बी के अंदर 1 आएगा, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लेम करते हैं कि ऐसे मत कराओ वैसे मत कराओ। मैं पहली चीज़ ये बता दूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा पूरा जो है ना एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना नहीं है कि मैं आपको पूरी जो है जो पीछे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो बता पाऊँ, क्योंकि हम कर ही एमसीक्यूज रहे हैं, हम क्लासेस कर ही नहीं रहे ना। देखिए, वर्ष 2007 का आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आंकड़ों पर आधारित अपनीति समीकरण YT प्लस 20 प्लस 2T दे रखा है। वर्ष 2012 का आधार वर्ष मानकर हमें क्या करना है, अपनीति समीकरण निकालना है कि क्या बनेगा। पहली चीज तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम ये समीकरण बनाते कैसे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इसको आराम से कर लोगे। जैसे हमारे पास कोई भी ईयर दिया रहता है ना, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। उसको एक्स मान लेते हैं। जैसे 2007 दिया हुआ है तो 2007 जो है हमारे लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, फिर 8 में 2, ऐसे ऐसे हम करते आगे बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे 2007 से 2012 में जाएंगे तो हमें पता है कि प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये एक्स होता है, हमें प्रोडक्शन दिया है वाई का। फिर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं और फिर एक्स वाई निकालते हैं, और यहीं से हमारी जो है समीकरण बनती है, जो आपकी क्या बनती है, वाई टी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी एक्स हो जाती है। और ए की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, यहाँ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ए को कैसे ज्ञात करते हैं, बी को कैसे ज्ञात करते हैं। ये भी इनकी भी जो है फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे पहली बात तो सिग्मा वाई, क्योंकि हम वाई सीरीज निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई, ये दो चीज निकालनी होती है आपको। तो देखिए, पहले ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए, ये दोनों में अंदर आएगा। ठीक है, ए और बी। सबसे पहले हम सिग्मा वाई निकाल रहे हैं, तो ये एन ए प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू सिग्मा एक्स हो जाएगा। फिर ये बी जो सिग्मा एक्स है ना, सिग्मा एक्स यहाँ पे रख देंगे, सिग्मा एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना सा आपको ये दोनों समीकरण से जो आपकी समीकरण बन जाएगी, यहाँ से जो है ना हम ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से बाकी चीज़ों को इक्वल करके हम ए बराबर निकाल लेते हैं कि ए बराबर हमारा क्या आएगा और बी बराबर हमारा क्या आएगा, और वो यहाँ पे रख देते हैं। एक्चुअली में जो हमारी समीकरण लास्ट में बनती है वो क्या होती है, वाई टी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी एक्स होता है। अब ए पे ए तो हमारा जो हमने काउंट किया वो तो कांस्टेंट है, और बी भी कांस्टेंट है। यहाँ हम किसको चेंज कर रहे हैं, हम एक्स को चेंज कर रहे हैं। और एक्स को कितना चेंज कर रहे हैं कि 2007 से 12 लेके आ रहे हैं, जिसमें 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, यानी हम 5 ईयर्स का चेंज कर रहे हैं। यानी हमारी जो वैल्यू यहाँ पे टी दे रखी है वो क्या हो जाएगी, टी प्लस 5 हो जाएगी। हमने एक्स को चेंज किया तो प्लस हो जाएगा ना। जैसे हमने 2007 को 0 माना तो 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो 2007 की, वो टी दे रखी है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्लस 5 हो जाएगी। एक एक बढ़ाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा जो है 20 प्लस 2 इंटू टी दे रखा है, टी प्लस 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। बस इतना सा फर्क है। 20 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2T आया प्लस ये 10 आ गया, 10 और 20 जुड़ जाएंगे, 30 प्लस क्या आ गया, 2T आ गया। ये आप कर लोगे बी ऑप्शन में। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 2003 को आधार वर्ष मानते हुए हमें जो है समीकरण ज्ञात करनी है। यहाँ पे भी हमें डेटा दे रखा है और 2012 का मूल्य क्या होगा ये पूछा हुआ है। यहाँ से हम कितना चेंज कर रहे हैं, यहाँ से जो है हम कितना चेंज कर रहे हैं, देखो हम यहाँ से जो है 9 चेंज कर रहे हैं, यानी वैल्यू हम जो क्या है 9 की चेंज कर रहे हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, यानी हम 9 जो है बढ़ा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 21.3 प्लस 1.20 एक्स प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो 21.3 प्लस 1.2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 108 होता है, यानी 10.8 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 21 और 10 31 और 8 और 3 ये एक और हो जाएगा, 32.10 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है बताओ, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को पूछा जाता है। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन आया आपका एएसओ भर्ती के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है एएसओ के अंदर आया। ठीक है,
ये जो दूसरा क्वेश्चन आया ये भी एसओ के अंदर आया 2018 में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो हमें समीकरण दिया है इसमें क्या किया हमने, माइनस का 4 कर दिया। क्यों? 75 से हमने 71 कर दिया तो -4 हो गया। वैल्यू क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। तो 20.6 प्लस 1.68 एक्स माइनस 4, यही तो है, यही करूँ मैं। 20.6 प्लस 1.68 तो आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। अब ये माइनस की वैल्यूज है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए माइनस का कितना आ जाएगा, ये 4 को मल्टीप्लाई करना है, 8 चौके 32, 3 16 चौके 64 और 3 67, 6.72 ये आ गया माइनस में। अब ये इसमें से घटाना है, 20 में से घटाएंगे हम, तो 20 में से घटाएगा तो ये बच जाएगा 13.88 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1.68 एक्स आ जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये आपका संगणक के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये संगणक के अंदर आया हुआ है, संगणक 2021 के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है कि एक कंपनी का आधार वर्ष 2021 है, ठीक बात है। वार्षिक अपनीति, वार्षिक बिक्री का अपनीति समीकरण ये दे रखा है। उपयुक्त समीकरण को मासिक अपनीति, मासिक में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। हमने बोला हमारे समीकरण जो है वो क्या है, वाई सी बराबर ए प्लस बी इंटू एक्स है। हमने कहा इसको वार्षिक में बनाना है तो डिवाइड कर दो 12 से, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये बी का अलग बार आएगा और एक्स का 12 अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो चर है ना, ये एक्स अलग है बी अलग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बस इसको यही कॉन्सेप्ट है जो आपको दिक्कत कर सकता था। तो 1440/12 करेंगे तो 12 से कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120, ये वाले दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। प्लस हम बात करें एक्स की तो 432 एक्स है, 432 एक्स, तो इसका नीचे 12 × 12 है, 12 से करेंगे तो 12 × 36 होता है, 7 12 6 72 और फिर 12 से काटेंगे 3 आ जाएगा। बी 120 + 3x, डी ऑप्शन आप लोग सही करोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उपनीति का मापन के लिए न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आगामी वर्षों के लिए उपयुक्त अनुमान लगाए जा सकते हैं, सही बात है। यह विधि लोचशील है, नहीं। यह विधि व्यक्तिगत पक्षपात से सर्वथा मुक्त है। इस विधि द्वारा अपनीति मूल्य वास्तविकता के अधिक निकट होता है। ठीक है, ये एक दो छोड़ दो, दो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 3 4 सी ऑप्शन सही करोगे आप। देखो यहाँ एक तो इसमें क्या होता है कि हम गणितीय विधि का प्रयोग लेते हैं। ठीक है, ये सारी मैथमेटिकल अप्रोच है जो आपको मैंने बताया कि हम सिग्मा वाई निकालते हैं, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, इनको जो है एन ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स करते हैं। तो ये सारी क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक जो विचलन आते हैं, जो वेरिएशन आते हैं, वो क्या आते हैं, वो उसका मूल्य जो है बराबर होता है, 0 होता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों मिला के 0 होता है। और इनका जो स्क्वायर किया जाएगा, यानी लीस्ट स्क्वायर, विधि का नाम ही क्या है, लीस्ट स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर भी किया जाएगा विचलन का, तो वो क्या आएगा, न्यूनतम आएगा, न्यूनतम। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरी भी हम बात करें कि इसमें आगामी वर्षों के सर्वाधिक उपयुक्त अनुमान लगाए जा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ से हमने आगे के जो वर्षों किया है उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके दोष की बात करें तो एक तो ये दोष हो गया कि ये लोचशील नहीं है। ठीक है, और दूसरी में कैलकुलेशन ज्यादा है, बस 2 है। ठीक है, वार्षिक समंक काल श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले योज्य निर्देश। योज्य में क्या होता है, देखिए जो हम एडिटिव मेथड पढ़ते हैं उसमें ओ बराबर क्या करते हैं हम, टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई करते हैं। ठीक है, टी आ गया, ट्रेंड आ गया, सीजनल आ गया, साइक्लिक आ गया, इरेगुलर आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको बोला कि वार्षिक समंक, क्या हम सीजनल के अंदर वार्षिक ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो सीजनल नहीं आएगा इसमें, बाकी सारे आ जाएंगे, जो है एस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तीनों में, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 वर्षों के काल श्रेणी आंकड़ों से प्राप्त 3 वर्षों का चल माध्य, मूविंग एवरेज निकालना है। मूविंग एवरेज निकालेंगे तो हम 3 वर्षों में 3 का डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, इसको 6, इसको 11, 14 × 42, 12 × 36, 15। अब इन 3 को जोड़ लो, 8 5 13 और 6 19, पहला तो 19 आएगा तो सब में दे रखा है। दूसरा क्या आएगा, 8 6 14 और 11 25 आएगा, दूसरा 25 आएगा तो 21 वाला काट दो। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, 6 11 14, 25 और 6 31 हो जाएगा, तो 31 21 वाला काट दो। ये आगे हम बढ़े तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 35 और 12 37 आएगा, तो ये 27 वाला काट दो। हमारे पास जो एक ही ऑप्शन बचता है वो है डी। नेक्स्ट देखिए अगर देखिए मैं यही तो बात बता रहा हूँ कि आप कितना भी महंगा कोर्स लीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें हैं ना वो चीजें हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ट्यूशन कर लोगे, चाहे आप किसी से कोचिंग से पढ़े हो या फिर किसी का वीडियो देखा हो। अगर आपका अप्रोच चाहिए ना तो आप मिनटों में क्वेश्चन बना लोगे। स्टैटिस्टिक्स में इसमें लिमिटेड पोर्शन है, ये एएसओ नहीं है जब वो आपको डीपली पूछेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी रहता है ना। लेकिन आपको क्या है कि रिवीजन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट जो भी है। जैसे यहाँ पे एक ही चीज में क्या दिया इसने, वार्षिक दे दिया। वार्षिक में आपको पता है कि एस जो होता है वो सीजनल के लिए होता है। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड।
काल श्रेणी में काल श्रेणी में अपनति अनुमान विधि द्वारा प्रसरण के स्रोत का अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखिए किससे हम लगा सकते हैं, मौसमी से यानी सीजनल से। काल श्रेणी में जो अपनति है अनुमान विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मौसमी उच्चावचन का जो आपके सीजनल जो फ्लक्चुएशन हुए उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये पूछा है, ठीक है। आगे देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अधिकांश आर्थिक और व्यावसायिक काल श्रेणियों के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, इसमें जो हम यूज करते हैं वो योगात्मक नहीं गुणात्मक करते हैं, मल्टीप्लेटिव, ठीक है। इसमें ओ बराबर क्या होता है, टी गुणा एस गुणा सी गुणा आई, यही होता है। देखिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसओ के अंदर। चक्रीय भिन्नता में उद्देश्य यह रहता है कि, क्या उद्देश्य रहता है, उपनीति को विलुप्त करना, मौसमी प्रभाव को विलुप्त करना, उपनीति को विलुप्त करना और मौसमी प्रभाव को विलुप्त करना। यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगर ये दोनों दिए रहते ए एंड बी तो भी ये सही हो जाते। काल श्रेणी में प्रसंगवादी विश्लेषण की विधि में फलन वाई जो हम करते हैं, जिस रूप में अभिव्यक्त होता है वह क्या है, उसको हम क्या कहते हैं। ये भी आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एसओ के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर फोरियर श्रेणी कहते हैं उसको। आगे देखिए, मौसमी विचलनों के मापन में निम्न में से किस माप में समकों को तुलनात्मक रूप से कम प्रयोग होता है? तुलनात्मक रूप से हम जो है कम प्रयोग करते हैं। ये जो है आपका इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये एसओ के अंदर भी पूछा गया है और संगणक के अंदर भी पूछा गया है। इसमें देखिए सरल माध्य विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। विचलनों के जो मापन में सरल विधि माध्य विधि है ना, उसमें जो समकों का तुलनात्मक अध्ययन है वो कम किया जाता है, सरल माध्य विधि जो हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, काल श्रेणी में चर अंतर विधि का प्रयोग साधारणतः के प्रसरण के आंकलन में होता है। किसके प्रसरण के आंकलन में होता है? तो ये होता है आपके मौसमी अवयव के, जो मौसमी आपकी फ्लक्चुएशन है, सीजनल जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, उसके में। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका संगणक के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इसमें भी आपका जो है मूविंग एवरेज निकालना दिया गया था, इजी था। ये मैंने कहा 5, 8 और 6 हो जाएगा। तो पहला तो 8, 5, 13, 6, 19 हो जाएगा। ये अभी हमने किया नहीं था क्या, 19 हो जाएगा। 8 से 14 और यहाँ पे 11 आएगा तो ये दूसरा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 है तो 6, 35 और 6, सॉरी 35 नहीं, 14, 11, 25, 6, 31 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला 18 होगा तो 11 और 18 ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये आएगा 19, 25, 31, ये तो होगा नहीं, 19, 25, 31, 42 नहीं, 43 होगा, ठीक है। चलिए 15 हो गए, यहीं पे रखते हैं, आगे करते हैं। चलो 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन। हरात्मक विश्लेषण किस रीति उच्चावचन के मापन हेतु प्रयोग की जाती है? शुरुआत में हमने जो क्वेश्चन किया था सर्कुलर जो है साइक्लिक जो फ्लक्चुएशन है उसके मेजरमेंट के लिए हम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट वन, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन किया था सी में, ठीक है। याद रखने की बात है कि यहाँ पे जो है हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमें याद भी है क्या। दीर्घकालीन उपनीति का मापन निम्नलिखित में से किस रीति द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मुक्त हस्त रीति, वक्र रीति से भी करते हैं, चल माध्य से भी करते हैं और जो आपका लेस टुगेदर मेथड है उससे भी करते हैं। ये विधियां तीनों आपको लोगों को पढ़ाई हुई है। ध्यान रखना, जो भी चीजें पढ़ाई जाती है ना वो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। वरना चाहिए आप किसी से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने नहीं पढ़ा, खुद से नहीं पढ़ना चाहते। अर्थव्यवस्था में समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद, ये देखिए, ये आप लोगों को जो है वो डायग्राम याद होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, डिप्रेशन, रिसेशन और रिकवरी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये किसके लिए है? उत्पन्न होने का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये साइक्लिक फ्लक्चुएशन है, ठीक है। इसमें साइकिल चलता है, ये ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता जाता है। ये आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काल श्रेणी में दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन का कारण है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन का कारण क्या है वो बताना है। देखिए, इस विश्लेषण में एक श्रेणी की भूतकालीन वृद्धि या कमी का पता चलता है। हमें लंबे टाइम के लिए जो है किस तरह की वृद्धि और कमी देखने को मिल रही है वो उसका पता चलता है। इस विश्लेषण से भावी पूर्वानुमान हम किससे लगाते हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड से, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। इस काल श्रेणी को उसके प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है। तो ये ए और सी दोनों हो जाएंगे। नियमित अल्पकालीन उच्चावचन, यानी यहाँ पे आपके क्या बोल रहे हैं, रेगुलर जो आपके शॉर्ट टाइम जो फ्लक्चुएशन होते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है? उसमें किसको शामिल करते हैं? देखिए, इसमें हम एक तो जो ऋतुकालिक जो आपके हैं विचरण उनको शामिल करते हैं और उपनीति मूल्य को शामिल करते हैं, ठीक है। ये रेगुलर के अंदर आते हैं। इरेगुलर का तो आपको मैंने अलग से बताया हुआ है, ठीक है। इरेगुलर और साइक्लिक दोनों आपके इरेगुलर में ही आते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। रेगुलर और इरेगुलर 2 भागों में बांट सकते हैं इनको। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपने क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज करके क्लासेस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना वो सफिशिएंट है। आप जैसे स्टैट्स पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए भागते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के लिए भागोगे। भागने से कुछ नहीं होगा। जब आप बैठ के आराम से
पढ़ाई करोगे, एक चैप्टर पढ़ा उसको अच्छे से कर लिया, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको कोर्स वगैरह की कोई क्वेरीज है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।